आज के जो वर्कशॉप है हमारा टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, इसकी हम शुरुआत विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को नमन करके, उनका वंदन करके और आज के इस वर्कशॉप की शुरुआत हम कर रहे हैं। टाइमिंग ऑफ इवेंट्स ये सबसे बड़ा मसला है, जहाँ पर कि काफ़ी साल प्रैक्टिस करने के बाद भी काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स फेल होते हुए नजर आते हैं। खैर, हमने इस विषय पर लगभग कुछ 33 साल यानी 33 ईयर्स का रिसर्च किया। हमारे स्टूडेंट लाइफ से हमने शुरुआत की थी इस विषय पर। सबसे पहले हमारा परिचय जो हुआ था वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हुआ था। उसके बाद अब 2023 चल रहा है, 2003 में हमारा परिचय केपी एस्ट्रोलॉजी से हुआ, उसके बाद बीएनएन से हुआ, फिर नवतारा पद्धति से हुआ। और हमारे नज़र में कोई केपी हो, बीएनएन हो, नवतारा पद्धति हो या वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, ये कोई अलग अलग साइंस नहीं है, ये कोई अलग अलग चीज नहीं है। क्योंकि हर चीज के अंदर वो भृगु नाड़ी, भृगु नंदी नाड़ी हो, या फिर कृष्णमूर्ति पद्धति हो, या फिर जो और पराशरी हो, जेमिनी की जो भी सिस्टम्स हो, ये सभी वैदिक हैं कहीं ना कहीं से। और वैदिक के अस्तित्व के सिवा इनका जन्म लेना ये संभव ही नहीं था। क्योंकि जैमिनी हो, पराशरी हो, भृगुनंदी नाड़ी हो, कृष्णमूर्ति पद्धति हो, ये सब में ज्यादातर जो दशा अंतरदशा इसका उपयोग किया जाता है वो विंशोत्तरी अंतरदशा है, जिसका जन्म ही वैदिक ज्योतिष से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ग्रहों के कारकत्व जो है, राशियों के जो कारकत्व हैं, ये सभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आए हैं। सिर्फ नवतारा पद्धति के बारे में ये माना जाता है कि महाभारत के जमाने में, उस दौर में, जबकि राशियां यानी जोडियक साइंस का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया था, तो उस समय की नवतारा पद्धति है, इस तरह की एक मान्यता है। तो बाकी जो चीजें आप निकाल करके देख ले, वो सभी कहीं ना कहीं वैदिक के आधार पर हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक अभिन्न अंग है। उन्हें वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल अलग न किया जा सकता है, न माना जाना चाहिए। तो हमारे नजर में ये संपूर्ण जो है ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। सबसे पहली बात ये है। दूसरी चीज आपको हम बता दें कि हमने जो सिस्टम देखी, जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई चल रही है या पढ़ाई जा रही है, तो जो लोग वैदिक ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो सिर्फ ज्योतिष में लगे हुए हैं, वैदिक ज्योतिष में लगे हुए हैं। उन्हें बताइए तो उन्हें मालूम होता है कि हमने केपी का नाम सुना है, मालूम पड़ता है कि वो ज्यादा सूक्ष्म है, यानी ज्यादा एक्यूरेट है। आप भृगुनंदी नाड़ी वालों से पूछिए, वो कहेंगे हम भृगुनंदी नाड़ी का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी एक स्ट्रीम पकड़ के, यानी सिर्फ केपी हो, सिर्फ वैदिक हो, सिर्फ भृगुनंदी नाड़ी हो, या सिर्फ नवतारा पद्धति हो, उस इंसिडेंट का वो डे या वो दिन या वो समय पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता। जबकि कृष्णमूर्ति पद्धति में है कि हमने कई सारे महाराष्ट्र के अंदर कई सारे शहरों में देखा कि भार नियमन का सिस्टम चलता था, यानी एक पावर कट होता था समय समय पर। यानी उनका एक शेड्यूल होता था कि मंडे को 2 बजे से 4 बजे तक, मंगलवार को 4 से 6, इस तरह का एक एक शेड्यूल होता था उनके डेज के हिसाब से। और उस शेड्यूल को छोड़ करके अगर पावर कट हो और हमारे पास उस समय पंचांग अवेलेबल हो, खासकर कृष्णमूर्ति पंचांग, तो अब उस समय ये बता सकते थे रूलिंग प्लैनेट्स के हेल्प से कि कितने बजकर कितने मिनट को ये इलेक्ट्रिक का जो सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी का, ये रिज्यूम होगा, यानी ये फिर स्थापित होगा। इतने सूक्ष्म में कृष्णमूर्ति पद्धति जाती है। लेकिन ये हॉररी एस्ट्रोलॉजी है, नेटल चार्ट पर यानी जो जन्म कुंडली पर उतना सूक्ष्म में तो अभी भी काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स इसके ऊपर रिसर्च करने में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे जो फाइंडिंग्स हैं, हमने सोचा कि ये आपके सामने रखे जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स हैं। और दूसरा एक क्षेत्र ऐसा है ज्योतिष का कि कहीं पर भी कोई रेमेडी का अगर जातक मांग करता है, डिमांड करता है कोई कंसल्टेंसी में, तो हम उन्हें नॉर्मली इस तरह से देते हैं कि लाल किताब की कोई रेमेडी हो या ये सब हो। तो वो हम ये नहीं कहते कि वो रेमेडीज गलत है। जहां जहां वो प्रैक्टिकली सूटेबल है, रिजल्ट दे रही है, वहां तक वो सही है। लेकिन जहां जहां वो रिजल्ट नहीं दे पाती, कहीं कहीं वो ऑब्सोल्यूट हो गई है, वहां पर हमें नए प्रैक्टिकल रेमेडियल मेजर्स डिजाइन करने की भी आवश्यकता है। यानी कुल मिलाकर के
इस ज्योतिष शास्त्र को, एस्ट्रोलॉजी के साइंस को एक नया ट्रांसफॉर्मेशन इसमें करने की आवश्यकता है, जरूरत है, जिससे कि जो जातक है, जो प्रश्न करता है, जो प्रॉब्लम में आया हुआ है, उसे हम रिजल्ट दे सके, डिलीवर कर पाए। ये सभी उद्देश्यों से और इन्हीं सभी कारणों की वजह से ये हमने रिसर्च जो शुरू की थी लगभग 1989 में, 33 साल उसको हो चुके हैं और 33 साल के फाइंडिंग्स का थोड़ा सा एक हिस्सा आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। कुछ ही दिन पहले यानी पिछले 15-20 दिनों में हमें एक नेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूट हैं जो एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं उनके साथ बातों बातों में ये जानकारी जब उन्हें मिली तो उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, आप लेक्चर देना शुरू कीजिए, हमारे विद्यार्थियों को सिखाइए। तो हमने उन्हें कहा कि अभी हमारे फिलहाल कुछ कमिटमेंट है, तो कुछ समय बाद हम आपको कॉल करेंगे और हम आपसे जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये सब जानकारी का जो लाभ है ये ज्यादा से ज्यादा बिगनर से लेकर के प्रैक्टिशनर तक सबको होना चाहिए, ऐसी हमारी मान्यता है। और एक और हमारी धारणा और मान्यता भी है और ये हकीकत भी है कि कभी कभी हमने ये देखा कि हम इतने अनुभवी होते हुए भी हमारे सामने एक 5 साल का बच्चा बैठा होगा या खड़ा होगा, उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है कि कहीं ना कहीं हमें उसमें से कोई पॉइंट क्लिक हो जाती है और हम हमारे ध्यान में ये आता है कि इस तरह की बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं है। इसी वजह से हमारी ये मान्यता है कि हर व्यक्ति वो अपने आखिरी सांस तक विद्यार्थी या विद्यार्थिनी रहने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले शामिल हैं। तो हम भी इसके आगे भी काफी कुछ हमें भी सीखने मिलेगा, क्योंकि ये एंड ऑफ द स्टोरी नहीं होती, ये तो शुरुआत होती है। तो आज के इस विषय पर आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक चार्ट आपके सामने रखते हैं, जिसके बारे में हम आपको जानकारी भी सही तरीके से आपके सामने रखेंगे। सर रिकॉर्डिंग हो? बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डिंग शुरू है, आप उस बारे में निश्चिंत रहें। आपके सामने हमने एक नेटल चार्ट रखी हुई है, क्या आप सबको ये दिखाई दे रही है? जी सर। इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपके ध्यान में एक जानकारी आएगी कि ये जो व्यक्ति हैं इनका जन्म 2 अक्टूबर 1974 यानी 2 फरवरी 1974 को हुआ है, सुबह 5:01 पर। तो आप जिनके पास अगर कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह है तो वो उसको यूज कर सकते हैं। और इनका जो जन्म है वो कानपुर में हुआ है। कानपुर के जो लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड है वो भी हम आपको बता देते हैं ताकि आपको आसानी हो। लॉन्जिट्यूड जो है उसका है 8080.41 और लैटिट्यूड बाकी का 00 यानी सेकंड 00। लैटिट्यूड में 26 डिग्रीज 28 मिनट्स एंड 00 सेकंड्स नॉर्थ। तो इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि जो वैदिक चार्ट है और साथ में केपी चार्ट भी आप सभी लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इसके अगर आप इस कुंडली में अगर आप इसका ठीक से अध्ययन करेंगे तो आपको जानकारी इसमें यह प्राप्त होगी कि 5 मई 2022 को इस व्यक्ति की मंगल की अंतर्दशा यानी भुक्ति खत्म हुई जुपिटर के यानी गुरु के दशा में। उसके बाद राहु की अंतराचल, राहु की भुक्ति और राहु की अंतराचल। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर? नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन तो शेयर है, बाकी सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रही है। थोड़ी इसको बढ़ा कर दीजिए, बड़ा दिख हो रहा रहा है। विजय जी, मेरे ख्याल से किसने ये बात कही थी अभी? यस, दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? सर कहाँ मेन स्क्रीन पे तो नहीं दिख रहा है, वो अलग से जाके देखना पड़ेगा क्या? आप आपका अगर आप मोबाइल से देख रहे हो तो आप उसे एक्सपेंड भी कर सकते हो, आपको ठीक से दिखाई देगा। जुपिटर आओ, जुपिटर जुपिटर जी सर, ओके। राहु की शुरुआत हुई है मई में और वो कुछ सितंबर तक चल रही है। ठीक है,
इस समय के कुछ महीने पहले ये व्यक्ति ने हमें संपर्क किया था और अपने एक ये बता रहे थे कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही हाई लेवल पर काम कर रहे हैं और इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है प्रोफेशनल। तो जब हमने देखा कि इसके अंदर राहु की जो पोजीशन है नेटल चार्ट में, वो आप देखेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से राहु की अंतर्दशा जो शुरू होने जा रही थी तो वो पहले स्थान में राहु है और राहु जो है ये 9वीं राशि है, धनु राशि है, बराबर। लग्न स्थान में धनु राशि में विराजमान है, सही है। यस सर। राहु इज इन द फर्स्ट हाउस इन सेजिटेरियस साइन। यस सर। अगर राहु जुपिटर के ट्रेड्स यूज करेगा, क्योंकि ये माना जाता है कि जिस राशि में जिस स्थान में राहु बैठ जाए तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, कुछ ना कुछ एक्सपेंशन भी लाने की संभावना होती है। तो राहु उस हिसाब से कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, चेंज लाएगा, ठीक है। और अगर आप देखेंगे भृगुनंदी नाड़ी के एंगल से हम ट्राइन्स लेते हैं, यानी उसी तत्व की राशियां होती हैं, तो उस तरह से उसमें मंगल बैठा है। तो मंगल क्या है? मंगल ब्रेक का कारक है, बराबर, सडन ब्रेक। और राहु की जो डिग्रीज है वो 4 डिग्री 14 मिनट है और मंगल जो है वो 23 डिग्री 9 मिनट है, ठीक है ना। 19 डिग्री का फासला है दोनों में। यदि अगर ये एक ही राशि में इसी तरह से डिग्रीज पे होते, जो कि माना जाता है बीएनएम के हिसाब से, तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि राहु वैसे ही वक्रीय चलता है, सही बात है। यस सर। हाँ, तो यदि राहु के अंदर मंगल की क्वालिटीज होंगी तो जो भी इंसिडेंट होगा ब्रेक का या जो भी चीज होगी, ये भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से सडनली होगी। और उसी से अलाइनमेंट अगर आप करोगे केपी से, तो आपको दिखाई देगा कि राहु जो है वो 12वें स्थान में है, सही बात है। यस सर। एंड राहु के नक्षत्र में यहां पर कोई भी प्लैनेट नहीं है। राहु पहले स्थान का सबलॉर्ड हो रहा है, पंचम स्थान का कस्ट लॉर्ड यानी सबलॉर्ड हो रहा है, 6वें स्थान का हो रहा है, 9वें स्थान का हो रहा है और 12वें स्थान का हो रहा है, ठीक है। इसमें से अगर आप खास बात देखेंगे तो जो 9वां स्थान है वो वेकेंट है, तो उसका वो बलवान कार्येश होता है, सिद्धि फैक्टर होता है। इसके बाद अगर आप 5th हाउस को देखेंगे तो 5th हाउस में मून है केपी कप चार्ट में। 6th हाउस का भी राहु हो रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 9th हाउस जो है दैट इज दी 12th हाउस, यानी वो प्रोफेशन के 10वें स्थान से 12वें स्थान पर है, सही बात है। तो उसके भुक्ति में, दशा में, अंतरदशा में प्रोफेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं चेंजेस आएगी। और क्योंकि जो क्वालिटीज उसके अंदर हैं, एक तो जुपिटर की क्वालिटीज है क्योंकि वो जुपिटर के राशि में बैठा हुआ है, सही बात है। और दूसरी तरफ अगर बीएनएन से आप देखोगे तो मंगल की क्वालिटीज हैं, तो इस हिसाब से ये सडन ब्रेक ला सकता है और ये एक्सपेंशन भी दे सकता है, सही बात है। यस सर। और अगर आप इसके अंदर एक और चीज नोट करोगे तो उस समय, जिस समय ये सब चला, उस समय का अगर आप ट्रांजिट चेक करोगे, क्योंकि ये गुरु की दशा, राहु की अंतरदशा और राहु की अंतरा में, यानी दशा भुक्ति और अंतरा की बात कर रहे हैं, गुरु राहु राहु, उस समय आप देखोगे तो हमें एनालाइज करने चाहिए ट्रांजिट्स, जो कि या तो नॉर्मली देखा ये गया है कि जहां जहां राहु एक्टिवेट होता है वहां पर, ऐसे सारे जगहों पर आपको ये लोकेट करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा दिन ये चीज का इफेक्ट आएगा, ये घटना किस दिन घटेगी। और क्योंकि ये टफ चार्ट है, इसीलिए हमने आपके सामने रखा है ताकि आपको थोड़ा सा जानकारी प्राप्त हो
कि किस तरह से ये इफेक्ट ले रहे हैं, और सिर्फ ये जो इफेक्ट हो चुका है उसकी बात तक नहीं सीमित है, आगे क्या होने जा रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो इस चार्ट में आप अगर ट्रांजिट को चेक करोगे, जिस दिन हमने इनके जो इन्होंने हमें जानकारी दी, इसी साल इनकी जॉब चली गई, इन्होंने हमें संपर्क किया और इन्होंने हमें ये बताया कि हमारी जॉब जाने के बाद हमने कई जगहों पर जॉब वापस से प्राप्त करने की कोशिश की, रीएम्प्लॉयमेंट की कोशिश की, उसी इस तरह से हायर लेवल तक, लेकिन वहाँ बातचीत चली और आगे वो कुछ काम नहीं बना। तो अब ये कब होगा? तो मैंने ये जो आपको पिछला ट्रांजिट बताया, ये ट्रांजिट अभी हम आपको इसमें दिखाएंगे कि किस तरह से ये ट्रांजिट काम कर रहे थे। ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि आप इसके अंदर सही प्रेडिक्शन कर सको। अभी आप देखेंगे कि उस समय का जो ट्रांजिट चार्ट है, जो एफिमेरिस है, वो हमने आपके सामने रखा है। आप सबको दिखाई दे रहा है? हाँ जी, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे उस दिन शनि, अभी आपने इसमें भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से शनि को ही कर्म का कारक माना गया है, तो पहले इसके अंदर हम शनि की जो ट्रांजिट है वो देखेंगे। आपको दिखाई दे रही है ट्रांजिट? सर आपका सर विनस पे है, आप बात शनि कर रहे हैं हाँ, और हाँ, विनस पे हाँ। आपका कर्सर है। ओ हो, दैट इज अगेन एन एरर। यहाँ पर शनि, ये आ गया शनि। हाँ, अब आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी, इसमें एक मिनट, ये 2000, हाँ, अभी ठीक है। आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा, शनि का जो ट्रांजिट है वो मंगल, बुध और चंद्र, सही है? ये एक ट्रांजिट आप ध्यान में रखिए। और दूसरा आप देखेंगे इसके अंदर एक और ट्रांजिट हम देखेंगे, गुरु का। क्योंकि ऐसे सारे इंसिडेंट्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं महादशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड, प्रत्यंतर का लॉर्ड, यानी जिसे दशा, भुक्ति और अंतरा कहा जाता है, ये तीन चीजों को एनालाइज, इनके मूवमेंट हमें करने पड़ते हैं, करने चाहिए। और उसके साथ ही साथ रवि का जो मूवमेंट है वो हमें एनालाइज करना चाहिए। अभी आपको यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि उस 22 तारीख को जो है गुरु शनि के नक्षत्र में, ठीक है, और मंगल के उपनक्षत्र से उसका प्रत्यंतर शुरू था। सही है? अभी गुरु की महादशा चल रही थी, चल रही है, और गुरु के राशि में वो है। ये यहां पर इंपॉर्टेंट ट्रांजिटिंग पॉइंट है। और इस व्यक्ति
का उसी दिन आप रवि का भी ट्रांजिट चेक कर लीजिए। अभी आप यहां देखेंगे कि राहु का जो नक्षत्र है उसमें रवि ने प्रवेश किया है 9:16 को सुबह। आप सबको दिखाई दे रहा है? और उपनक्षत्र भी राहु का चल रहा है। ठीक है, यानी राहु के जो इफेक्ट्स हैं वो एक्टिवेट हुए उस समय, और इस परिस्थिति में राहु ने अपने नेगेटिव इफेक्ट्स की शुरुआत की। ये एकदम स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है। अब ये ट्रांजिट, क्योंकि ये ज्यादा लेंदी डिटेल में जाना पड़ता है, तो हम काफी सारे लोग उस चीज को अवॉइड करते हैं। हम प्रत्यंतर तक यानी दशा भुक्ति और अंतरा तक जाकर के छोड़ देते हैं। काफी समय हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं होता है। आजकल तो सॉफ्टवेयर हैं, तो ये सब संभव है, पॉसिबल है। थोड़ा सा 10-15 मिनट या 20 मिनट लग जाते हैं इसके एनालिसिस को, लेकिन हम सूक्ष्म तक इसके अंदर पहुंच सकते हैं। कभी कभी आधा घंटा भी लग सकता है, लेकिन यही क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन होता है। तो इनका जो सवाल था वो सवाल ये था, अभी हम मूल मुद्दे पर आ रहे हैं कि हमें हमारी जॉब हमें कब मिलेगी, यानी हम जो जिस तरह की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी चार्ट अगर आपने देखी थी तो उसके अंदर कैंसर साइन यानी कर्क राशि जो है वो अष्टम स्थान में है। हम दोबारा वही चार्ट आपके सामने रखते हैं ताकि ये आपकी जानकारी जो है वो आपके समझ में आ सके ठीक से। ये सॉफ्टवेयर कौन सा है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सॉफ्टवेयर ट्रू एस्ट्रोलॉजी। ट्रू एस्ट्रोलॉजी, राइट। ओके। ये केपी को फॉलो करता है? केपी और वैदिक दोनों ही, उसमें तो बाकी भी सब कुछ है, अष्टक वर्ग वगैरह काफी कुछ चीजें इसके अंदर हैं। ओके। तो इसमें अगर आप देखेंगे, मेरे ख्याल से कहीं से डिस्टर्बेंस आ रही है शायद। यस। तो इनका जो सवाल था उस मूल सवाल पर आते हुए अगर आप इस ट्रांजिट पर गौर करेंगे, ये है फरवरी का ट्रांजिट है जुपिटर का 2023। अब आप देखेंगे कि गुरु जो है वो शनि के नक्षत्र में और मंगल के उपनक्षत्र में है। राहु के सब लॉर्ड में प्रवेश हो रहा है सुबह 4:40 यानी 1 तारीख की रात को 2 तारीख की सुबह को। ठीक है, और इसके बाद हम यही इसी को फॉलो करेंगे 5 तारीख को। Sir, only natal chart is नेटल चार्ट के ऊपर ही हम ये सब चल रहे हैं। तो गुरु शनि और राहु, राहु में कब प्रवेश हो रहा है? रात को 11:58 को। दिस इज ऑन दी नाइट ऑफ 5 तारीख के रात को, यानी 5 तारीख को अगर आप देखेंगे तो 5th इज संडे, राइट? सो आफ्टर मंडे। सर ट्रांजिट चार्ट नहीं दिख रहा है। ट्रांजिट चार्ट दिखाएंगे ना, पहले हम आपको हॉररी शेयर कर रहे हैं ताकि आप ओके। ट्रांजिट आप उसमें नोट कर सको कि कहां से कॉम्बिनेशन वो ज्वाइन हो रहा है नेटल के साथ में। ओके सर, ओके सर। यस, आप टैली कर सको। इसके लिए जानबूझ के हमने आपके सामने ट्रांजिट की जानकारी रखी है। देखिए ये 10 तारीख 12 तारीख तक भी वही है।
अब हम चेक करेंगे 15 तारीख। ठीक है, अब ये राहु का जो नक्षत्र है वो सुबह 7:27 तक खत्म हो रहा है 15 तारीख को, यानी 5 तारीख के रात से लेके 15 तारीख के सुबह तक ये कॉम्बिनेशन एक्टिव है। ऑलराइट, नाउ what we will do is we will go back to the natal chart. Now we will share the horoscope.